नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है सोशियोलॉजी ऑप्शनल की इस वीडियो सीरीज़ में। आज हम बात करेंगे पेपर 2 की यूनिट बी सोशल स्ट्रक्चर के टॉपिक नंबर 4 सोशल क्लासेस इंडिया के टॉपिक नंबर 2 इंडस्ट्रियल क्लास स्ट्रक्चर के बारे में। ठीक है, तो इससे पहले हमने देखा था एग्रेरियन क्लास स्ट्रक्चर, तो एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो क्लास है उसके बारे में। यहाँ पे इंडस्ट्रीज से रिलेटेड जो क्लास है, मतलब बेसिकली जो लोग इंडस्ट्रीज़ में काम करते हैं, ठीक है, तो वो जो क्लास है वो किस तरह से इंडिया में है, ठीक है, तो उसमें हमें थोड़ा देखना है। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन में देख लेते हैं। द स्टडी ऑफ इंडस्ट्रियल क्लास स्ट्रक्चर इज सेंट्रल टू अंडरस्टैंडिंग द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंडियन सोसाइटी अंडर कोलोनिज्म एंड पोस्ट इंडिपेंडेंस मॉडर्नाइजेशन। ठीक है, तो अब ये इंडस्ट्रियल क्लास कहाँ से आई? हमने जैसे पिछले वीडियो में देखा था कि मतलब पहले के टाइम में अंग्रेज़ों के आने से पहले इंडिया क्या था, एक एग्रेरियन सोसाइटी थी। और एग्रेरियन सोसाइटी का मतलब क्या हुआ? एग्रीकल्चर बेस्ड, मतलब प्राइमरली जो, मतलब बेसिकली 95% लोगों का जो काम है वो एग्रीकल्चर है। बहुत ही थोड़े से लोग कुछ और काम करते हैं। अब उससे क्या हुआ, ब्रिटिशर्स जब आए तो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, क्योंकि ब्रिटिशर्स अपने साथ क्या लेके आए? मॉडर्नाइजेशन, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन और जो भी चीज़ें हुई उस ज़माने में, प्लस मर्केंटाइलिज्म जो था कि प्रॉफिट के लिए काम धंधा करना। तो ब्रिटिशर्स का यही था कि यहाँ से रॉ मटेरियल लीजिए और प्रोसेसिंग वगैरह इंग्लैंड में होती थी, उसको यहाँ पे भेजिए। तो वो सब जो पूरा प्रोसेस था, उससे इंडियन सोसाइटी का क्या हुआ? ट्रांसफॉर्मेशन हुआ एग्रेरियन सोसाइटी से इंडस्ट्रियल सोसाइटी की तरफ। ठीक है, और पोस्ट इंडिपेंडेंट मॉडर्नाइजेशन भी कुछ कुछ क्या, मतलब बहुत सारा श्रेय अंग्रेज़ों का ही जाएगा इसमें, कि अंग्रेज़ ही इंडिया में मॉडर्नाइजेशन लेके आए थे। अगर अंग्रेज़ नहीं आते यहाँ पे तो शायद ऐसा हो सकता है कि इंडिया को मॉडर्न होने में और टाइम लगता। अकॉर्डिंग टू बॉटमोर, सोशल क्लासेस आर द कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ इंडस्ट्रियल सोसाइटीज़। ठीक है, तो सोशल क्लासेस एक नेसेसरी फीचर हैं या कैरेक्टरिस्टिक फीचर है इंडस्ट्रियल सोसाइटी का, क्योंकि ये क्लासेस जो है इंडस्ट्रियल सोसाइटी से ही बनी है। अपर क्लास, मिडिल क्लास, लोअर क्लास, जितनी भी क्लासेज है ना, अपर लोअर मिडिल क्लास, सारी इंडस्ट्रियल सोसाइटी। इससे पहले कोई इस तरह का क्लास बेस्ड सिस्टम ज़्यादा होता नहीं था, क्योंकि वो अलग सिस्टम होते थे। जैसे मान लीजिए मेडिवल यूरोप की बात कर ले, फ्यूडलिज्म में फ्यूड्स हो गए, सर्फ्स हो गए, पीजेंट्स हो गए, नोबिलिटी हो गई। तो कोई क्लास बेस्ड, मतलब पैसे के ऊपर कोई क्लास बेस्ड नहीं। क्लास आपके क्या कहते हैं, जैसे मान लीजिए स्टेटस या आपकी क्या जो रोल है सोसाइटी में, उस पर। जैसे पीजेंट है तो आप एग्रीकल्चर करते हैं, खेती करते हैं, तो आप पीजेंट हो गए। नोबिलिटी मतलब कि आप राजा महाराजा के साथ ये मंत्री हैं, मतलब हाई ऑफिशियल वगैरह हैं, रूलर हैं, राजा ही हैं खुद ही, या फिर क्लर्जी हैं, चर्च में जा रहे हैं, तो उस पर ज़्यादा डिपेंड है। लेकिन पैसे पे, वेल्थ पे, मनी के हिसाब से जो आपकी क्लास बनी वो इंडस्ट्रियल सोसाइटीज़ में बनी, क्योंकि ये क्या आ गया था, कैपिटल। इंडस्ट्रियल सोसाइटी के साथ क्या आया? कैपिटलिज्म। और कैपिटलिज्म में एक ही चीज़ चलती है, वो है पैसा। और तो ये जो क्लासेज होती हैं पैसे पे बेस्ड होती हैं। इंडस्ट्रियलाइजेशन लीड्स टू क्लास स्ट्रेटिफिकेशन बेस्ड ऑन डिवीजन ऑफ लेबर, ओनरशिप ऑफ प्रोडक्शन एंड ऑक्यूपाइजेशनल स्पेशलाइजेशन। ठीक है, तो ये जो क्लास स्ट्रेटिफिकेशन है, जो मतलब अलग अलग क्लासेस बन गई ना, ये अपर क्लास, मिडिल क्लास, लोअर क्लास, ये किसकी वजह से हुआ? ये सब हुआ इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से। क्यों? क्योंकि डिवीजन ऑफ लेबर हुआ, मालिक कौन है, नौकर कौन है, ओनरशिप ऑफ प्रोडक्शन, किसके पास ज़्यादा रिसोर्सेज हैं, ऑक्यूपेशनल स्पेशलाइजेशन। मान लीजिए कोई आपने अच्छा पढ़ाई लिखाई करके आप किसी फैक्ट्री में सुपरवाइजर बन गए, तो आप ऊपर वाली क्लास में आ गए। आप सिंपल एक वर्कर हैं, मजदूर हैं, तो नीचे वाली क्लास में आ गए। तो ये जो क्लास स्ट्रेटिफिकेशन है, मॉडर्न वर्ल्ड का जो क्लास स्ट्रेटिफिकेशन है, किसकी देन है? यह है इंडस्ट्रियलाइजेशन की देन। द इंडियन केस ऑफ इंडस्ट्रियल क्लास फॉर्मेशन इज हिस्टोरिकली यूनिक बिकॉज इट डेवलप्ड अंडर colonial subjugation एंड क्लोज इंटरेक्शन विद कास्ट। ठीक है, तो इंडियन केस ऑफ इंडस्ट्रियल क्लास फॉर्मेशन मतलब कि भारत में जो क्लासेस बनी वो किन दो चीज़ों के प्रभाव से बनी? मेजर प्रभाव तो उसमें था किसका? कॉलोनियल सब्जुगेशन का, बेसिकली अंग्रेज़ों का, ब्रिटिशर्स। तो ब्रिटिश राज जो था, इनकी जो एक्सप्लॉयटेटिव पॉलिसीज़ थी, या एक्सप्लॉयटेटिव पॉलिसीज़ ज़्यादा बोल सकते हैं, मर्केंटाइल मतलब पॉलिसीज़, क्योंकि बेसिकली वो तो अपना धंधा करने आए थे यहाँ पे। अब धंधे में तो देखिए एक ही चीज़ होती है, क्या चीज़ होती है प्राइमरी? वो होती है प्रॉफिट। तो उनको मतलब नहीं होता कि इंडियंस को फ़ायदा हो रहा है कि नुकसान हो रहा है। तो उससे क्या हुआ? उससे फिर यहाँ पे धीरे धीरे इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू हुआ। तो इंडस्ट्रीज़ बनी, क्लासेस बनी, साथ ही साथ कास्ट सिस्टम तो कहीं नहीं गया था। कास्ट सिस्टम तो आज भी ऐसा का ऐसा ही है। थोड़ा बहुत देखिए, आज़ादी के बाद तो काफ़ी कुछ मतलब सुधार आए हैं, लेकिन कास्ट सिस्टम ऐसे ही था। तो इंडिया में एक यूनिक केस बना क्या, कि यहाँ पे क्लास प्लस कास्ट, ये दोनों चीज़ों का एक हाइब्रिड फॉर्म बन गया। अब इसमें जैसे स्पेशल केस है, आप क्या देख सकते हैं कि वो हाइब्रिड क्यों है? मान लीजिए जैसे अमेरिका या यूरोप का एग्जांपल ले लेते हैं, उस ज़माने का 1850s का या 1900 का। कोई
मतलब गरीब आदमी है, तो उसने क्या पैसा कमा लिया अच्छा कुछ भी बिज़नेस करके, उस ज़माने में जो भी बिज़नेस होते थे, तो वो क्या हो गया लोअर क्लास से अपर क्लास में आ गया, तो उसका क्या हो गया समाज में स्टेटस भी बढ़ गया। अब यही सेम चीज़ क्या हम इंडिया में बोल सकते हैं, क्योंकि इंडिया में एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और है कास्ट। अब कोई लोअर कास्ट का आदमी किसी तरह से भी, पहले तो उसको इतनी अपॉर्चुनिटी मिलेंगी ही नहीं कि वो ज़्यादा पैसा कमा ले, क्योंकि ज़्यादा पैसा कमाने वाले जो काम है उन पे भी अपर कास्ट का ही कंट्रोल रहेगा। लेकिन फिर भी चलो मान लेते हैं उसने ऐसा कर लिया, तो वो ज़्यादा पैसा कमा लिया उसने, तो क्या उसका सोशल स्टेटस बढ़ेगा? नहीं बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि वो अभी भी लोअर कास्ट से ही है। तो इसलिए इंडिया का केस जो है वो काफ़ी अलग है, यूनिक है, क्योंकि यहाँ पे क्लास प्लस प्लस कास्ट दोनों मिलके एक हाइब्रिड मॉडल बनाते हैं। द इमरजेंस ऑफ एन इंडस्ट्रियल वर्किंग क्लास इन इंडिया इज वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट सोशल कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। ठीक है। ट्रेडिशनली इंडियन सोसाइटी वाज ओवरवेलमिंग एग्रीरियन विद मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन एंगेज इन एग्रीकल्चर। ठीक है, तो पहले तो वो एग्रीरियन थे, उसके बाद धीरे धीरे इंडस्ट्रियल मतलब कि मैन्युफैक्चरिंग और इसमें जाने लगे। अब फिर धीरे धीरे आज़ादी के बाद फिर हम सर्विस इंडस्ट्री में जाने लगे। विद द एडवेंट ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड एंड लेटर अंडर प्लान्ड इकोनॉमिक डेवलपमेंट न्यू इंडस्ट्रियल वर्कफोर्स केम इनटू बीइंग। ठीक है, तो पहले तो कॉलोनियल पीरियड, फिर आज़ादी के बाद जो सरकार बनी हमारी, उसने जैसे प्लानिंग कमीशन बने, 5 ईयर प्लान्स बने, पंचवर्षीय योजनाएं वगैरह बनी, तो उसमें ध्यान दिया गया कि इस तरह की बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ लगाई गई, पीएसयूज़ वगैरह लगाई गई और प्राइवेट इंडस्ट्रीज़ को भी थोड़ा बढ़ावा दिया गया, क्योंकि हमें बड़ा ही बिटर एक्सपीरियंस था अंग्रेज़ों का। वो कहते हैं ना दूध का किसका छाछ, दूध का जला भी छाछ फूँक के पीता है। तो 200 साल अंग्रेज़ों ने हमारे साथ क्या किया था कि यहाँ से रॉ मटेरियल ले जाते थे और वहाँ से बना बनाया माल भेजते थे। तो हमें जब नई गवर्नमेंट बनी तो हमारे वही था कि जैसे जो आजकल चल रहा है ना, जो सरकार करती है मेड इन इंडिया, तो वही था कि खुद का बनाएंगे स्वदेशी। तो इसलिए इकोनॉमी भी क्लोज थी। वो जो 91 के आपने पढ़े होंगे एलपीजी रिफॉर्म्स, उस टाइम फिर इकोनॉमी खुली थी। तो डर यही था कि यार बाहर की कंपनीज को इंडिया में मत आने दो, वरना फिर वही जो अंग्रेजों ने 200 साल तक किया वही करेंगी। लेकिन इस डर से मतलब मजबूरन, क्योंकि 91 में काफ़ी इकोनॉमिक हालत ख़राब हो गए थे, तो इसलिए फिर वो दरवाजे खोलने पड़े इकोनॉमी के, वो एक अलग टॉपिक है। ठीक है। प्री कॉलोनियल एंड कॉलोनियल बैकड्रॉप। तो प्री कॉलोनियल और कॉलोनियल में कैसा था, तो प्री ब्रिटिश इंडियन सोसाइटी वर प्राइमरी एग्रीरियन एंड पीजेंट बेस्ड। ठीक है, तो ये देख लिया अंग्रेजों के आने से पहले प्राइमरीली एग्रीरियन मतलब कि एग्रीकल्चर और खेती के ऊपर था, और साथ ज़्यादातर लोग क्या होते थे, किसान होते थे। कोई छोटा किसान हो सकता है, कोई बड़ा किसान, लेकिन होंगे सब किसान। मतलब भारत एक कृषि प्रधान देश था, अब है नहीं, था। द इकोनॉमिक सरप्लस इन प्री ब्रिटिश इंडिया वॉज मिनिमल। अब इकोनॉमिक सरप्लस क्या हो गया कि एक्स्ट्रा, मतलब कि जितना आपके जीवन चलाने के लिए चाहिए उससे ज़्यादा। तो अब मतलब मान लीजिए आप महीने के 1000 रुपये कमाते हैं और आपका खर्चा जो है वो भी 1000 रुपये है, तो आपका इकोनॉमिक सरप्लस क्या हो गया, ज़ीरो, क्योंकि जितना कमाया उतना खर्च हो गया। मान लीजिए आप 1000 रुपये कमाते हैं और आपका खर्चा है 500 रुपये, तो आपने इकोनॉमिक सरप्लस कितना हो गया आपका 500। तो इकोनॉमिक सरप्लस होता है, उसी से तो क्लास डिफरेंशिएशन आता है, क्योंकि जिसके फिर क्या हो ना, इससे वेल्थ एक्यूमुलेशन होती है। 500 करते आप बड़े बढ़ा लेंगे, फिर एक दिन आप कुछ बड़ा घर खरीद लेंगे, गाड़ी खरीद लेंगे, आप क्लास में अपवर्ड मोबिलाइजेशन हो जाएगा। लेकिन पहले क्या था, इकोनॉमिक सरप्लस मतलब मिनिमल होता, बहुत ही कम होता था। तो जितना आपने कमाया बनाया, कमाना भी क्या होता था, बेसिकली खेती होती थी, तो जितनी फसल उगाई उतनी आपके मतलब खपत हो गई, आपने खा लिया तो बात खत्म। तो सब बराबर एक ही लेवल पे रहते थे, लेवल सबका सेम था। ठीक है। Class differentiation in Marxian sense was either absent or overshadowed by caste. According to Ayer Desai, British industrial capitalism penetrated India through colonial mercantilism. ठीक है, तो ब्रिटिश इंडियन इंडस्ट्रियल कैपिटलिज्म जो था, और मेनली बेसिकली यूरोपियन इंडस्ट्रियल कैपिटलिज्म मान लीजिए, या प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कैपिटलिज्म भी बोल सकते हैं इसको। तो ये इंडिया में किस वजह से, किस तरह से आया, ये कॉलोनियल मर्केंटिज्म। अब ये मर्केंटिलिज्म क्या होता है, एक तो होता है कैपिटलिज्म। कैपिटलिज्म का मतलब क्या होता है, वही जो भी मार्क्स ने जैसे बताया ना, मोड ऑफ प्रोडक्शन, वही है पैसे प्रॉफिट के लिए। अब मर्केंटिलिज्म होता है हार्ड कोर एक तरह से कैपिटलिज्म, जिसमें कि सामने वाले से आपको मतलब नहीं होता, आपका सिर्फ एक ही उद्देश्य होता है, वो होता है प्रॉफिट। तो ब्रिटिशर जब यहाँ आए तो वो कोई डेवलपमेंट करने थोड़ी आए थे, वो आए थे मर्केंटिलिज्म के लिए, कॉलोनियल मर्केंटिलिज्म, मतलब कि उनका एक ही मात्र उद्देश्य था, प्रॉफिट, पैसा बनाना। अब उसके लिए उनको चाहे इंडियंस का कुछ भी उसमें नुकसान हो, इंडियन इंडस्ट्री तबाह हो जाए, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो यही उन्होंने किया कि यहाँ से सारा रॉ मटेरियल ले के गए कहाँ, इंग्लैंड, वहाँ की फैक्ट्रियों में बना माल, और फिर वो वापस यहाँ बेच दिया फिनिश प्रोडक्ट्स की तरह। तो इंडियन इंडस्ट्रीज मतलब एक तरह से ख़त्म हो गई। तो ये है मर्केंटिलिज्म, प्योरेस्ट, मतलब वो बिल्कुल हार्ड कोर कैपिटलिज्म, जिसमें सिर्फ प्रॉफिट ही एकमात्र चीज़ है और दूसरे का कोई आपको ध्यान नहीं रखना।
colonial materialism led to dumping of factory made goods in India and destruction of domestic handloom industries। ठीक है, तो वही डंपिंग ऑफ फैक्ट्री गुड मेड, मतलब वहाँ से जो लंकाशायर वगैरह इंग्लैंड में जो जगह है जहाँ पे बेसिकली कपड़े का काफ़ी काम होता है, तो मेनली तो बेसिकली कपड़ा ही था, और भी होते थे प्रोडक्ट्स। तो वही मतलब यहाँ से बना बना वहाँ से बना बना के यहाँ पे लाते थे, और इंडियन जो हैंडलूम इंडस्ट्रीज़ है वो बिल्कुल खत्म हो गई, तबाह हो गई। इसलिए जैसे आपने पहले देखा होगा, पहले के ज़माने में इम्पोर्टेड शब्द बहुत यूज़ करते थे लोग। कोई भी चीज़, अरे यार ये तो इम्पोर्टेड घड़ी पहनता है। इम्पोर्टेड क्यों? हमेशा ऐसा माना जाता है इम्पोर्टेड चीज़ है वो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि इंडिया में तो कोई ऐसी इंडस्ट्रीज़ थी नहीं, सब कुछ जो बाहर से बन के आएगा वो बेटर होगा। अब लेकिन आजकल तो देखिए ग्लोबल वर्ल्ड है, आईफ़ोन भी अगर मान लीजिए कोई नया लॉन्च होगा तो पैरेलल लॉन्च होते हैं। अब ये नहीं कि आपको अमेरिका से मंगवाना पड़ेगा, ज़माना काफ़ी बदल गया है। अब एक ग्लोबल कनेक्टेड मतलब कहते हैं ना, ग्लोबल विलेज है वर्ल्ड आजकल एक। Unlike in the West, where capitalists and working classes emerged endogenously, in India the first visible social stratum was the merchant and trading class। ठीक है, तो इंडिया में बेसिकली मर्चेंट और ट्रेडिंग क्लास पहले मतलब आई, उसके बाद फिर अलग अलग क्लासेस बनी, अपर क्लास, लोअर क्लास। क्योंकि मर्चेंट और ट्रेडिंग क्लासेस इंडिया में बहुत पहले से है, क्योंकि हमारे जो चार वर्ण, जैसे अगर हिंदू सोसाइटी की बात की जाए कास्ट बेसिस में, तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एंड शूद्राज। तो ये जो वैश्य होते हैं ये ट्रेडिशनली क्या होते हैं? मर्चेंट एंड ट्रेडिंग क्लासेस। तो इंडिया में मतलब आप देखिए 2-2 हज़ार साल पहले इवन जो हड़प्पन सोसाइटी, वहाँ पे भी रिमेन्स में मिले हैं कि देयर वाज ट्रेड एंड देयर वर मर्चेंट्स हु वर ट्रैवलिंग थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर्स, मतलब वही ट्रेड करने के लिए। दिस मर्चेंट ट्रेडिंग क्लास इंक्लूडेड पारसीज, मारवाड़ीज, भाटियाज, गुजराती ट्रेडर्स एंड खोजस हु कोलैबोरेटेड विद यूरोपियंस। ठीक है, तो ये जो मर्चेंट और ट्रेडिंग क्लासेस थी ये मतलब ट्रेडिशनली वही लोग थे, जैसे मारवाड़ीज हो गए, भाटियाज, गुजराती ट्रेडर्स, ये सब क्या है, वो उसी वर्ण में आते हैं जो ट्रेडिंग वर्ण होता है। पारसीज वो लोग हैं जो कि ईरान से इंडिया आए थे, जैसे इनमें सबसे एग्जाम्पल तो बड़ा है तो टाटा ग्रुप का ही आता है। ये सब जो टाटा ग्रुप के लोग हैं सब क्या है? पारसीज हैं। तो बेसिकली जब इस्लामिक इन्वेजन हुआ था ईरान में, तो उससे पहले लोग वहाँ पे फॉलो करते थे ज़ोरोएस्ट्रियनिज्म। ठीक है, तो अब इस्लामिक इन्वेजन हुआ तो उनको फिर फोर्स किया गया, भाई आप कन्वर्ट होइए, नहीं तो फिर हम आपके को मार देंगे या जो भी करेंगे आपके साथ। तो फिर जो बचे कुछ थे वो भाग के इंडिया आ गए शरण लेने के लिए, तो उनको यहाँ पे क्या बोला गया? पारसीज। एंड दे स्टिल फॉलो देयर ज़ोरोएस्ट्रियनिज्म, जो कि ओरिजिनली ईरान में रिलीजन हुआ करता था। Theoretical framework में मैक्स वेबर इन हिज एनालिसिस ऑफ इंडस्ट्रियल सोसाइटीज कैटेगराइज क्लासेस बेस्ड ऑन फंक्शन, स्टेटस एंड स्किल्स। ठीक है, तो उन्होंने मैक्स वेबर तो अपने पुराने हैं ही, मतलब पेपर 1 से चले आ रहे हैं। तो इन्होंने जो किया कि भाई 3 बेसिस पे उन्होंने कहा क्लासेस का हम कैटेगराइजेशन कर सकते हैं, जैसे कि फंक्शन, स्टेटस एंड स्किल्स। क्या वो फंक्शन परफॉर्म करती हैं, उनका स्टेटस क्या है और उनके अंदर स्किल लेवल क्या है। वेबर आइडेंटिफाइड एज मैनी एज 8 स्टेटा विद इन इंडस्ट्रियल क्लास स्ट्रक्चर। तो 8 मतलब एक तरह से 8 कैटेगरीज बना दी उन्होंने। क्या क्या हो गई? जैसे कैपिटलिस्ट हो गए जिनका पैसा होता है, टॉप एग्जीक्यूटिव जो इन कैपिटलिस्ट के लिए काम करते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव हेड्स जो मतलब वही, मतलब मान लीजिए कोई एचआर हेड है किसी कंपनी में, टॉप एग्जीक्यूटिव तो कौन हो गए? जैसे सीईओ हो गए। जैसे आप एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे कैपिटलिस्ट हो गए आपके मुकेश अंबानी साहब। अब इसमें सीईओ, सीटीओ, चीफ टेक्निकल ऑफिसर, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, ये सब अलग होता है ना, ये तो टॉप एग्जीक्यूटिव्स हो गए। एडमिनिस्ट्रेटिव हेड, सब मान लीजिए रिलायंस में कोई एचआर हेड है, कोई जो भी होते हैं ना इस तरह के। जूनियर मैनेजर्स, इतनी बड़ी कंपनी है तो फिर रीजनल मैनेजर्स होते हैं ना, मान लीजिए जैसे मान लीजिए रिलायंस का क्या है, ये जियो आता है। अब ये उत्तर प्रदेश में मान लीजिए लखनऊ है, तो लखनऊ में कोई हेड होगा, लखनऊ का ब्रांच या रीजनल हेड होगा। स्किल्ड वर्कर्स होंगे जो कि जैसे ये मतलब एक्चुअल में प्रोग्रामिंग वगैरह काम करते होंगे जियो में। क्या होता है ऐसा पता नहीं है मुझे तो, लेकिन वही कोडिंग वगैरह करते होंगे, इनके कैसे बनते हैं। सेमी स्किल्ड एंड अनस्किल्ड, सेमी स्किल्ड में जैसे जो लोग आपके घर में एक्चुअली राउटर लगाने आते हैं इंटरनेट का। अनस्किल्ड वो हो गए जो बिल्कुल ही ड्राइवर का काम करते होंगे रिलायंस में। सुपरवाइजरी स्टाफ, क्लरिकल और सर्विस एम्प्लॉयज़। ठीक है, तो इस तरह के 8 कैटेगरीज उन्होंने बनाई। अकॉर्डिंग टू ब्लॉ एंड डंकन, इन मॉडर्न हिट्रोजीनियस सोसाइटीज इनकम एंड स्टेटस रेदर देन ओनली ओनरशिप आर सेंट्रल टू क्लास फॉर्मेशन। मतलब कि मॉडर्न हिट्रोजेनियस सोसाइटी, अब हिट्रोजेनियस क्या होती है? एक तो दो तरह की चीज़ें होती है, एक तो होता है होमोजेनियस, दूसरा होता है हिट्रोजेनियस। होमोजेनियस होता है सब होते हैं सेम, एक तरह के लोग। हिट्रोजेनियस होते हैं अलग अलग। तो अब मॉडर्न क्या है? हिट्रोजेनियस सोसाइटी। क्यों? क्योंकि सब अलग अलग, भाई जैसे हमने पहले बात करी ना कि पहले इंडिया क्या था? एक एग्रेरियन सोसाइटी थी। अब इसमें 95% लोग क्या थे? एग्रीकल्चर में। तो सब क्या हो गया? लगभग लगभग सेम हो गया ना, 5% ही तो रह गए, तो 95% तो मोटा मोटी मान ले सारे ही हो गए ना। तो सोसाइटी कैसी हो गई? होमोजीनियस। अब क्या है? हिट्रोजेनियस सोसाइटी। क्यों? कोई कोई टीचर है, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है,
कोई ये क्या है, ये इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर है, कोई मतलब 10 कोई हो सकता है वो क्या बेचते हैं, मोमो बेच रहा है। तो 10 तरह के काम, 10 भी क्या मतलब हज़ारों तरह के काम है। तो एक हिट्रोजिनियस सोसाइटी। अब इस सोसाइटी में सिर्फ ओनरशिप से काम नहीं चलेगा। ओनरशिप क्या थी, क्लासिकल मार्क्सियन वो था कि 2 तरह के उन्होंने बना दिए थे, बुर्जुआ एंड प्रोलेटेरिएट। और ये किस पे था, वो जो रिलेशंस ऑफ प्रोडक्शन। अब रिलेशंस ऑफ प्रोडक्शन क्या थे कि मीन्स ऑफ प्रोडक्शन को ओन कौन करता है। मीन्स ऑफ प्रोडक्शन क्या हो गया, मतलब कैपिटलिज्म में वही भाई पैसा, जमीन, फैक्ट्री वगैरह जो भी है ना, तो वो उनको ओनरशिप के बेसिस पे होता था। लेकिन अब भाई समाज इतना कॉम्प्लेक्स हो गया ना, इतने तरह के हज़ारों तरह के प्रोफेशंस आ गए, तो इसमें इनकम और स्टेटस ज़्यादा मतलब मायने रखते हैं, ना कि ओनरशिप ओनली। इससे ही क्लासेस क्लासेस बनती हैं आपकी, इनकम एंड ओनरशिप। मान लीजिए आप आईएएस ऑफिसर बन गए, तो अब आप कोई ओनरशिप थोड़ी है आपकी, आप कोई बुर्जुआ थोड़ी बन गए कि आप कोई फैक्ट्री के मालिक बन गए आईएएस बन के। तो ये तो क्लासिकल मार्क्सियन वो था, बुर्जुआ एंड प्रोलेटेरिएट का, उसमें आईएएस ऑफिसर कहाँ आएगा। तो इसलिए हमें मॉडिफाई करना पड़ेगा। तो इसलिए ब्लॉ एंड डंकन ने क्या बोला, इनकम एंड स्टेटस। तो अब आईएएस की इनकम भी अच्छी खासी, मतलब क्या ठीक ठाक पैसा दे रहे होंगे ना आजकल आईएएस ऑफिसर को, लाख 1.5 लाख रुपये तो मिलता ही होगा महीने का। और स्टेटस तो भाई है ही फिर आईएएस का, तो इनसे ज़्यादा मतलब वो होता है। अब मान लीजिए आईएएस को मिलता है कितना, एग्जाम्पल मान लेते हैं 1.5 लाख रुपये महीना। मान लीजिए कोई लोकल ट्रेडर है, वो अपना कोई ऐसा काम करता है, मतलब ये गाड़ियों का कोई है, वो गाड़ियों का रिपेयर शॉप है, तो वो रिपेयर करके 1.5 लाख रुपये महीना कमा लेता है। लेकिन अब इनका स्टेटस जो है, एक आईएएस ऑफिसर का और एक जो गैराज चलाता है उसका दिन रात का फ़र्क है। तो खाली इनकम से बात नहीं बनेगी, इनकम एंड स्टेटस बोथ। प्रोफेशनल्स फ्रॉम डिफरेंट ऑक्यूपेशंस में बिलोंग टू सेम क्लास इफ देयर इनकम एंड प्रेस्टीज कवर्स। ठीक है, तो वही बात है कि सेम क्लास कैसे बन जाएगी, अगर इनकम और प्रेस्टीज, मतलब प्रेस्टीज मतलब वही स्टेटस ही, दोनों अगर कन्वर्ज मतलब एक ही लेवल पे आ जाएं तो वो सेम क्लास में माने जाएंगे। दिस थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क हेल्प्स इन एनालाइजिंग इंडियाज शेयर्ड बाय कॉलोनियल लेगेसी, कास्ट एंड स्टेट पॉलिसी। ठीक है, तो इंडिया की जो इंडस्ट्रियल क्लासेज है वो 3 बेसिस पे बनी है। एक तो कॉलोनियल लेगेसी में, कास्ट और फिर स्टेट पॉलिसी। कॉलोनियल लेगेसी मतलब कि वही जो ये लेके आए थे अंग्रेज अपने साथ, इंडस्ट्रियलाइजेशन और कैपिटलिज्म। अर्ली इंडस्ट्रियलाइजेशन इन इंडिया, तो द फर्स्ट मॉडर्न इंडस्ट्रीज इन इंडिया वर आयरन, जूट एंड कॉटन। तो उस टाइम तो यही सब होते थे। उस टाइम कोई ये मोबाइल फ़ोन थोड़ी बनेंगे, कंप्यूटर्स थोड़ी बनेंगे। तो उस टाइम तो जैसे आयरन और निकाली, माइनिंग करी और उससे आयरन के प्रोडक्ट्स बनाए। जूट से भी वही मतलब ये सब बनते हैं चीज़ें, जो होते हैं ना कट्टे वगैरह और इस तरह की चीज़ें। कॉटन से कपड़े बनते हैं। तो ये सब क्या हो गया, ये मॉडर्न इंडस्ट्रीज इन इंडिया थी, जो बेसिकली अंग्रेज़ों ने ही सेटअप करी थी, फिर बाद में इंडियंस ने भी धीरे धीरे सब करना शुरू कर दिया। The industrial working class in India emerged from impoverished peasantry displaced by the जमींदारी सिस्टम एंड लैंड एलियनेशन। तो इंडस्ट्रियल वर्किंग क्लास मतलब कि इंडस्ट्रीज में काम करने वाले लोग, मजदूर, उनके मालिक नहीं, उनमें काम करने वाले, बेसिकली प्रोलेटेरिएट्स, अगर मार्क्सियन टर्म्स में बोलें इनको। तो बेसिकली वही फैक्ट इंडस्ट्रीज में काम करने वाले मजदूर बोल लेते हैं, ज़्यादा इजी रहेगा। ये कहाँ से आए, इम्पोवेरिस्ड पेजेंट्री। इम्पोवेरिस्ड मतलब कि जिनको खाने को पर्याप्त नहीं मिल रहा, उनका मतलब है ना कि सब्सिस्टेंस लेवल भी अचीव नहीं हो पा रहा, बेसिकली गरीब ही मान सकते हैं ना, गरीबी में ही तो ऐसा होता है। ठीक है, डिस्प्लेस बाय जमींदारी सिस्टम है ना, लैंड एलियनेशन। तो डिस्प्लेस मतलब कि उनकी ज़मीन जा चुकी है क्योंकि वो लगान ज़्यादा दे नहीं पाया, जो भी हुआ, तो लैंडलेस लेबर्स हैं, खाने को पर्याप्त नहीं है। तो ये कहाँ, ये लोग बने इंडस्ट्रियल मजदूर। तो इन्होंने इंडस्ट्रीज़ में कहा कि क्योंकि जैसे मार्क्स ने कहा था ना, प्रोलेटेरिएट्स के पास क्या होता है, ओनली दे हैव देयर लेबर, जिसको वो बेचते हैं फॉर मनी। तो भाई लैंड तो रही नहीं, तो फिर अपनी लेबर ही बेचनी पड़ेगी। द इंडस्ट्रियल वर्कफोर्स वर कंसंट्रेटेड अराउंड मेजर पोर्ट सिटीज सच एज बॉम्बे, कैलकाटा एंड मद्रास। क्यों, क्योंकि वही है भाई, मेजर पोर्ट सिटीज, पहले कोई ये एयरप्लेन्स वगैरह तो होते नहीं थे, तो सारा जो भी ट्रेड होता था वो किसके जरिए होता था, सी रूट्स के जरिए। तो इसलिए जो मेजर पोर्ट सिटीज़ थी, देवर हब ऑफ बिजनेस। तो सारा मतलब वो सब जो, जैसे आपने ये देखा होगा ना, ये पुरानी फिल्म देखी होगी जैसे दीवार वगैरह, तो यहाँ पे ज़्यादातर जैसे अमिताभ बच्चन होगा, डॉक्स पे होता था, डॉक्स। तो डॉक्स पे क्या होता है, बड़ी बड़ी कंटेनर शिप्स आते हैं, मर्स वगैरह के आपने सुने होंगे। तो वो बड़े बड़े कंटेनर्स आते हैं, उनमें से माल आता है, डुलता है, तो वो सब डॉक्स पे काम होता है। और पहले क्या था, जैसे क्यों एलपीजी रिफॉर्म्स थे, तो इंडिया, ये पहले पहले की फिल्मों में ये बड़ा चलता था, आपने देखा होगा, स्मगलिंग। जो भी बड़ा डॉन होता था वो स्मगलिंग करता था, और हीरो अगर गरीब है तो वो भी स्मगलिंग करके पैसा कमाएगा, फिर बाद में
वो पिक्चर के एंड में उसका थोड़ा वो है ना, हृदय परिवर्तन हो जाता था, उसको लगता था तो मैं गलत काम कर रहा हूँ। तो पहले स्मगलिंग क्यों होती थी? क्यों? क्योंकि 1991 तक इंडिया क्या थी, क्लोज्ड इकोनॉमी थी और हैवी टैक्सेशन था। तो कोई भी बाहर से आपको प्रोडक्ट लाना है तो उस पे आपको इम्पोर्ट ड्यूटी बहुत ज़्यादा देनी पड़ेगी। अब आज भी है, लेकिन पहले बहुत एक्सेसिव टैक्सेशन था और दूसरी बात फॉरेन प्रोडक्ट्स अवेलेबल नहीं थे इंडिया में। इवन नॉट ओनली गोल्ड, जैसे गोल्ड तो एक बहुत इंपॉर्टेंट वो है, क्योंकि जैसे ज़्यादातर स्मगलिंग 70s में भी गोल्ड की जो होती थी वो मिडिल ईस्ट से होती थी, क्योंकि मिडिल ईस्ट में गोल्ड पे बहुत कम टैक्सेस हैं और रेट भी बहुत कम है। तो वो जो सोने के बिस्किट वगैरह जैसे फिल्मों में दिखाते थे, तो अब वो सब क्यों खत्म हो गया? क्योंकि एलपीजी रिफॉर्म्स आए, तो क्या इकोनॉमी को अब क्या कर दिया, ओपन कर दिया, तो उतना हैवी टैक्सेशन नहीं है, तो स्मगलिंग की उतनी ज़रूरत है नहीं। ठीक है, तो वही अपन बात कर रहे थे पोर्ट सिटीज़ के बारे में। द वर्किंग क्लास वॉज कम्प्राइज लार्जली ऑफ लोअर कास्ट एंड मार्जिनलाइज वुमेन। ठीक है, तो वर्किंग क्लास जो थी इन इन फैक्ट्रीज में, इंडस्ट्रीज में, वो ज़्यादातर कहाँ से आती थी? लोअर कास्ट से आती थी। क्यों? क्योंकि हमने जैसे पहले भी देखा था ना कि लैंडलेस लेबर्स कौन से होते थे? मैक्सिमम लोअर कास्ट के होते थे, बिकॉज वही देखिए एक्सप्लॉयटेशन होता था अपर कास्ट के द्वारा, तो इसलिए ज़मीन उनकी चली जाती थी या ज़मीन होती नहीं थी। तो जिनके पास खुद की ज़मीन नहीं होगी वही फिर इंडस्ट्रीज वगैरह में मजदूर के तौर पर काम करेंगे। इंडस्ट्रियल वर्कर्स लैक्ड लीगल प्रोटेक्शन एंड फेस लॉन्ग वर्किंग आवर्स, लो वेजेस एंड अनसेफ वर्किंग कंडीशन। ठीक है, तो वही सब प्रॉब्लम्स जो होती हैं। लीगल प्रोटेक्शन मतलब किसी तरह का कानूनी कोई कागजी कार्रवाई नहीं है, जब भी चाहे आपको हटा दिया, जब भी चाहे लख लिया, कोई छुट्टी वुट्टी नहीं है। लॉन्ग वर्किंग आवर्स हैं, तनख्वाह बहुत कम है, अनसेफ वर्किंग कंडीशन है, मतलब इतनी बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज हैं, इतनी बड़ी बड़ी मशीनें, कई बार हादसे हो जाते हैं, किसी का हाथ कट गया, कुछ हो गया, उसके लिए भी कोई कंपनसेशन नहीं है। The capitalist class in India was dominated by communities such as Parsis, Marwadis, Bhatiyas and Gujarati traders। ठीक है, तो ये एग्जांपल्स हैं। मारवाड़ीज तो आज भी काफ़ी, जैसे बिरलाज बहुत हो गए, फिर गुजराती ट्रेडर्स में जैसे आज भी हैं आपके अडानी हो गए, अंबानी हो गए। दिस कैपिटलिस्ट क्लास बेनिफिटेड फ्रॉम colonial policies and invested prospered into industrial ventures। ठीक है, तो बेसिकली जो कैपिटलिस्ट क्लास थी ना, दे बिकेम फ्रेंड्स ऑफ ब्रिटिशर्स। इन्होंने ब्रिटिशर्स के साथ अच्छा एक मतलब अपना वो रिलेशनशिप बना लिया। तो जितने भी जैसे वो इंडस्ट्रीज़ वगैरह ब्रिटिशर्स लाए थे, तो उनके यहाँ पे इंडिया में एजेंट्स बन गए, तो इन्होंने भी खूब मतलब पैसा कमाया ब्रिटिशर्स के साथ मिलके। एंड दे वर नॉट कंसर्न्ड अबाउट इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया और ये सब। मतलब हालांकि कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे एक्सेप्शंस है, जैसे बिरला में घनश्याम दास बिरला जो थे, ये काफ़ी गांधीयन हुआ करते थे। तो कुछ कुछ थे, लेकिन देखिए बिजनेसमैन तो जो होता है उनका प्राइमरी मोटिव ही पैसा बनाना होता है। बाय द 1940s एन इंडियन कैपिटलिस्ट क्लास हैज कंसोलिडेटेड ऑल्दो इट रिमेन डिपेंडेंट ऑन द कॉलोनियल स्टेट एंड फॉरेन कैपिटल। ठीक है, तो 1940s तक एक इंडियन कैपिटलिस्ट क्लास बन गई थी। टाटा, जैसे टाटा बिरला ये सब बन चुके थे प्री इंडिपेंडेंस इंडिया में, लेकिन वही है कि ज़्यादातर ये लोग ब्रिटिशर्स पे ही डिपेंडेंट थे, क्योंकि सारा ट्रेड ब्रिटिश ही कंट्रोल करते थे और सारा मेजर जो पैसा बनता था वो भी इंटरनेशनल ट्रेड से ही बनता था। पोस्ट इंडिपेंडेंस आज़ादी के बाद स्टेट लेड इंडस्ट्रियलाइजेशन। ठीक है, तो आज़ादी मिली तो फिर नेहरू जैसे विजनरी थे हमारे पास, तो इन्होंने फिर क्या किया? बेसिकली नेहरू देखिए काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस थे किससे? सोशलिज्म से, समाजवाद। और सोशलिज्म की सबसे बड़ी जो वो थी उस टाइम, मतलब जो जगह थी वो कौन सी थी? यूएसएसआर। तो यूएसएसआर में चलते थे प्लान्स, 5 वर्षीय, 6 वर्षीय, वहाँ पे शायद 6 वर्ष, 6 ईयर्स प्लान चलता था, यहाँ पे उसको कर दिया गया 5 ईयर प्लान। क्यों? क्योंकि यहाँ पे शायद इलेक्शन 5 साल में होते हैं, इस वजह से। तो ये प्लान्स किस लिए होते थे? इसमें बेसिकली हर 5 साल में हम भारत क्या ग्रोथ करेगा और वो सब करेगा, तो इनमें फिर थे ये बड़ी बड़ी पीएसयूज लगाना, बड़े डैम्स बनाना, जिससे कि इंडिया क्या बने? सेल्फ रिलायंट बने, स्वदेशी बने, कि बाहर के प्रोडक्ट हमें ना यूज़ करने पड़े। वही बेसिकली जो आजकल चल रहा है ना, मेक इन इंडिया टाइप चीज़। लार्ज पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स पीएसयू सच एज स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, भारत है इलेक्ट्रिकल्स, ओएनजीसी, ये सब बनाई गई। ठीक है, बड़े बड़े डैम्स भी बना गए। इवन जैसे आईआईटी खड़गपुर पहली बार जो बनी थी वो रशियन कोलेबोरेशन से बनी थी। रशिया ने काफ़ी उसमें मदद की थी बनाने के लिए। क्लास implication at the top of industrial structure were political appointees and bureaucrats managing PSUs rather than private industrialists in the strict sense। ठीक है, अब ये देखिए PSUs क्या हैं? ये गवर्नमेंट की हैं, पब्लिक सेक्टर यूनिट्स। तो ऑब्वियसली बात है, इनमें जो टॉप के लोग होंगे वो कोई बिजनेसमैन तो होंगे नहीं, इंडस्ट्रियलिस्ट होंगे नहीं, वो कौन होंगे? टॉप ब्यूरोक्रेट। जैसे किसी आईएएस को बना दिया आपने, कोई आईएएस ऑफिसर है, सीनियर आईएएस ऑफिसर, उसको आपने ओएनजीसी का मैनेजिंग डायरेक्टर बना दिया। ठीक है, तो अल्टीमेटली टॉप ब्यूरोक्रेट्स ही बनाएंगे। तो बेसिकली गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ ही बेसिकली की डिसीजन मेकिंग मेकर्स होंगे। एम्प्लॉयज़ ऑफ पीएसयूज एक्वायर्ड आइडेंटिटी ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट्स। ठीक है, तो वही इनमें ये कोई प्राइवेट एंटिटीज़ नहीं रही, ये सब गवर्नमेंट जॉब। आज भी जैसे पीएसयू के एग्जाम वगैरह देते हैं ना लोग, गेट के थ्रू देते हैं, तो वो सब एक तरह से गवर्नमेंट जॉब के ही तो लिए तो दे रहे हैं।
क्योंकि ये आज भी सब क्या है, हालांकि डाइल्यूट कर रही है सरकार अपना शेयर, लेकिन अभी उतना हुआ नहीं है। अकॉर्डिंग टू शरद भौमिक, PSUs गिव राइट टू न्यू क्लासेस बट देयर आइडेंटिटी वाज प्राइमरली ब्यूरोक्रेटिक एंड स्टेट सेंटर्ड। ठीक है, तो वही न्यू क्लासेस बनी बट आइडेंटिटी क्या थी, ब्यूरोक्रेटिक थी और स्टेट सेंटर्ड थी। मतलब बेसिकली दे वर नॉट क्लास इन द क्लासिक सेंस ऑफ क्लास, जैसे कि उसमें होता है स्ट्रेटिफिकेशन में, अपना इंडस्ट्रियलाइजेशन में, दे वर मोर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज। अब ये आया अपना लिबरलाइजेशन एंड पोस्ट 1991 डेवलपमेंट्स। ठीक है, तो 1991 में हालत बड़े ख़राब हो गए थे। अपना जो फॉरेन रिजर्व है, जो होता है ना फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, वो ज़रूरी होता है क्योंकि आपको बाहर से जो भी ट्रेड करना है आपको डॉलर में पेमेंट करना पड़ेगा, तो वो बहुत ही कम हो गया था, मतलब 7-8 दिन का ही बचा था। तो इसलिए फिर अपने पास वर्ल्ड से प्रेशर आया। बेसिकली वर्ल्ड मतलब कि जो भी बड़े बड़े देश हैं, अमेरिका वगैरह, यही बेसिकली तो आता है ऑर्गेनाइजेशन से, जैसे कि वर्ल्ड बैंक, फिर IMF वगैरह। क्यों? क्योंकि इसमें क्या था उस टाइम, इंडियन इकोनॉमी क्या थी, क्लोज थी, तो इतना इंटरनेशनल ट्रेड होता नहीं था। इंडियन डायस्पोरा भी इतना नहीं था बाहर जो कि पैसा भेज रहा हो। तो पैसा भेजने से, बाहर से जब पैसा भेजते तो क्या होता ना कि फॉरेन पैसा आता, जैसे डॉलर में आपका मान लीजिए कोई रिश्तेदार अमेरिका में रहता है, तो उसने आपको भेजे पैसे कुछ, तो वो पैसा पहले कैसे आएगा इंडिया में, उसने डॉलर भेजे आपको, मान लीजिए उसने $1000 भेजे आपको, तो भारत सरकार के पास क्या है, $1000 आ गए। तो इससे क्या हो गया कि हमारा फॉरेन एक्सचेंज बना। ठीक है, तो ये 99 रिफॉर्म्स क्यों हुए थे, ये अगर हमने पढ़ा रखा होगा इकोनॉमिक्स वगैरह में, लेकिन फिर भी थोड़ा सा देख लेते हैं, क्योंकि हालत बहुत ख़राब हो गया था। तो IMF वगैरह ने, वर्ल्ड बैंक ने कहा कि आपको अपनी इकोनॉमी खोलनी पड़ेगी, तभी हम आपको पैसा देंगे जिससे कि आप थोड़ा अपना और करवा सकें, मतलब अपना और काम चला सकें। तो पोस्ट 91 रिफॉर्म्स मार्क्ड अ शिफ्ट टुवर्ड्स मार्केट इकोनॉमी अंडर लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन फ्रेमवर्क। अब ये इतना इन्होंने वर्ल्ड बैंक और IMF ने इसलिए कहा ना भाई वो भी तो इंडिया इतना बड़ा 100 करोड़ लोगों का देश है, तो वो भी चाहते हैं कि ये इतना बड़ा मार्केट हमें मिले, अपनी कंपनी, इनकी कंपनियों को मिले जो कि यहाँ पे इंडिया में ट्रेड कर सकें। जैसे आपको याद होगा कि इससे पहले इंडिया में कोल्ड ड्रिंक्स जो आती थी वो बड़ी वैसी इंडियन कोल्ड, जैसे कैंपा कोला, ये क्यों थी? क्योंकि बाहर की कंपनियों को अलाउड नहीं था इंडिया में, इसलिए क्या था, JV का रूट भी अपनाया जाता था। जैसे कि जितनी भी कंपनीज बनी है, हीरो होंडा, ये हीरो होंडा क्यों बनी? क्योंकि होंडा एक जापानीज़ कंपनी है, उसको अलग अकेले अलाउ नहीं है इंडिया में काम करना, अपना प्रोडक्ट बेचना, तो उसको हीरो जो इंडियन कंपनी है उसके साथ कोलैबोरेशन करना पड़ा। इसी तरह मारुति सुजुकी, ठीक है, इस तरह कवासाकी, बजाज, ऐसे बहुत सारे, किर्लोस्कर, टोयोटा। अब जब से खुला है, तो जैसे होंडा आजकल अकेले अपनी कार बेचता है खुद अपने नाम से, मारुति भी ख़त्म हो चुका है, वो सुजुकी ही रह गया है। ठीक है, क्यों? क्योंकि 1991 के जो थे उसमें लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन हो गया था। These reform led to the growth of private enterprises and multinational corporations. The role of public sector in job creation began to shrink significantly. ठीक है, तो इससे क्या हुआ, प्राइवेटाइजेशन बढ़ा। नाम है बीच वाली टर्म ना, प्राइवेटाइजेशन, मतलब कि प्राइवेट कंपनीज ने जगह बनाई, तो दे बिकेम द मेन सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट फॉर यूथ। और पब्लिक सेक्टर जॉब क्रिएशन में उतना कम हो गया, क्योंकि देखिए पब्लिक सेक्टर तो गवर्नमेंट है, और गवर्नमेंट बहुत पैसा खर्च करती है अपने एम्प्लॉयज़ पर, और उसका काम भी नहीं होता है, इसलिए नंबर ऑफ गवर्नमेंट जो हमेशा कम रहते हैं। Class consequence, the labor market witnessed informalization through casualization, contractual employment and the rise of gig economy। ठीक है, तो वही लेबर मार्केट में भी क्या है, इनफॉर्मलाइजेशन, मतलब कि उतना फॉर्मल नहीं रहा। जैसे पहले जो लेबर्स होते थे उनमें क्या होता था, जैसे मान लीजिए उनकी एक यूनियन है, उनको चाहिए कि फिक्स्ड, वो इतनी हमें छुट्टियां चाहिए, इतना ये चाहिए। अब हो गया इनफॉर्मल, हो गया कि जैसे रखा 7 दिन के लिए रखा, पैसा दिया, चल जाइए, कोई परमानेंट एम्प्लॉयमेंट टाइप नहीं है, कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉयमेंट हो गया। गिग इकनॉमी आ गई, जैसे जोमेटो वगैरह वाले होते हैं, कोई मतलब जैसे कोई खाना देने आया, तो वो जोमेटो का एम्प्लॉय थोड़ी है, वो तो जिस दिन काम करेगा उस दिन उसको पैसे मिल जाएंगे। मिडिल मैनेजमेंट एक्सपेंडेड विद द ग्रोथ ऑफ IT प्रोफेशनल्स, फाइनेंस सेक्टर एम्प्लॉयज एंड कॉर्पोरेट एग्जीक्यूटिव्स। ठीक है, तो मिडिल मैनेजमेंट भी बन गया क्योंकि IT प्रोफेशनल का ग्रोथ हुआ, फाइनेंस सेक्टर जैसे बैंक एम्प्लॉयज़, इंश्योरेंस कंपनी के एम्प्लॉयज़, कॉर्पोरेट एग्जीक्यूटिव्स, ये सब एक नई क्लास बनी, न्यू क्लास। According to Bardhan and Rudra, globalization enriched capitalist elite while the conditions of working class largely stagnated। ठीक है, तो वही है कि कैपिटलिस्ट एलाइट जो था, उनको वही है ना, अमीरों ने और पैसे से पैसा बनता है, तो अमीरों ने और मतलब पैसा बनाया, और वर्किंग क्लास की कंडीशन जैसी की तैसी रही। स्टैग्नेटेड का मतलब होता है रुक जाना, ना मतलब आगे बढ़ना ना पीछे जाना।
कास्ट एंड जेंडर इनइक्वलिटीज तो परसिस्टेड, वैसी की वैसी रही। लोअर कास्ट एंड फीमेल वर्कर्स कंटिन्यू टू कंसिडर्ड एंड ऑर्गेनाइज एंड लोअर पेड सेक्टर्स, ठीक है। तो वही कास्ट एंड जेंडर इनइक्वलिटीज रही। लोअर कास्ट और फीमेल वर्कर्स को लो पेड मतलब कम पैसे वाले और अनऑर्गेनाइज कामों में ही ज़्यादा वो देखा गया। आजकल हालात थोड़े अच्छे हैं, लोअर कास्ट के लोग भी और फीमेल्स भी बराबरी से हर जॉब में आपको मिल जाएंगे। द राइज ऑफ सर्विस एंड नॉलेज इकोनॉमी, पर्टिकुलरली IT, BPO, स्टार्टअप्स एंड ई-कॉमर्स, डाइवर्सिफाइड ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर एंड क्रिएटेड। तो वही ये नई नई चीज़ें आई। जैसे पहले तो देखा था ना मैंने, जूट और कॉटन और यही सब होता था, नमक बना लिया, क्या करोगे। और अब नई नई चीज़ें आ गई, IT आ गया, BPO हो गया, स्टार्टअप्स, ई-कॉमर्स, ये सब है ना। तो इनसे क्या एक नई मिडिल क्लास, न्यू मिडिल क्लास बनी, और इससे एक नए वो भी बने, नए बुर्जुआ भी बने। मान लीजिए जैसे जोमेटो का जो फाउंडर हो गया, वो क्या ना, नए पैसे वाले बुर्जुआ बने। ट्रेडिशनल सेंस में नहीं, जिनके पास बहुत पैसा था, उन्होंने स्टार्टअप बनाया, फिर उसको क्या फंडिंग वगैरह करी, फिर बेच दिया, वो सब करते हैं ना ये लोग। ब्रॉड इफेक्ट्स ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑन क्लास स्ट्रक्चर, क्या क्या ब्रॉड इफेक्ट्स थे। शिफ्ट फ्रॉम एग्रीकल्चर टू इंडस्ट्री, ठीक है। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन से क्या फर्क पड़ा। पहला सबसे मेन, हम लोग क्या थे, इंडिया एक था एग्रेरियन बेस्ड समाज, सोसाइटी, जो कि धीरे धीरे इंडस्ट्रीज में जाने लगा। ऐसा नहीं कि 100% अब इंडस्ट्रियल बेस्ड ही हो गए हम, लेकिन एग्रीकल्चर का शेयर कम हो गया। जो 95% हुआ करता था किसी ज़माने में, वो घट के 50, 55, 60 ऐसा रह गया। द प्रोपोर्शन ऑफ वर्कफोर्स एंगेज इन एग्रीकल्चर हैज डिक्लाइंड while those engaged in industrial services has risen. For example, census 2000 shows share of agriculture fell below 55% compared to 70% in 1951. तो एक ज़माने में अंग्रेज़ों के आने से पहले तो 95% था। अंग्रेज़ गए जब 1951 में, तो 70% लोग एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व थे, लेकिन 2011 आते आते ये 55% से भी नीचे चला गया। सोशल मोबिलिटी, इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट ऑफर्ड अपॉर्चुनिटीज फॉर अपवर्ड मोबिलिटी, पर्टिकुलरली फॉर दोज लैंडलेस एंड लोअर क्लास बैकग्राउंड, ठीक है। तो वही है, इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट से क्या हुआ, इंडस्ट्रीज में काम करने से कि एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज मिली। भाई मान लीजिए पहले कोई लैंडलेस लेबर है, उसके बाद खुद की ज़मीन तो है नहीं, तो वो करेगा क्या, किसी की ज़मींदार की या किसी अपर कास्ट की ज़मीन पे जाके काम करेगा। अब उस अपर कास्ट या ज़मींदार की मर्जी है, उसको जितना पैसा दे तो उसके एक्सप्लॉयटेशन के चांसेस बढ़ जाएंगे। लेकिन अब किसी इंडस्ट्री वगैरह में तो क्या फिक्स्ड लेबर होती, मतलब फिक्स्ड तनख्वाह होती है, जो भी भाई महीने की मजदूरी का, तो वो आपने जाके कर लिया, तो एक थोड़ा आपको फिक्स्ड इनकम मिल सकती है। तो थोड़ी क्या अपवर्ड मोबिलिटी हो गई, पर्टिकुलरली फॉर वही लैंडलेस एंड लोअर क्लास बैकग्राउंड्स के लिए। फॉर एग्जांपल माइग्रेशन फ्रॉम बिहार, उत्तर प्रदेश एंड उड़ीसा टू इंडस्ट्रियल। तो वही है, बिहार में जहाँ पे ज़्यादा गरीबी है, बेसिकली बिहार हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, उड़ीसा हो गया, और भी जैसे आप राजस्थान भी देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से लोग कहाँ, मुंबई, सूरत, दिल्ली, यहाँ पे गए, क्योंकि यहाँ बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज थी, तो वहाँ पे उनको एम्प्लॉयमेंट मिल गया। ग्रोथ ऑफ ट्रेड यूनियंस, वर्कर ऑर्गेनाइज themselves टू फाइट फॉर राइट सच एज फेयर जॉब्स, फेयर वेजेस, जॉब सिक्योरिटी, बेटर कंडीशन, ठीक है। तो पहले वही था ना कि पहले फॉर्मलाइजेशन था। फॉर्मलाइजेशन मतलब कि हर काम फॉर्मल होता था, कि भाई जैसे अगर आप एक वर्कर भी हैं किसी इंडस्ट्री में या फैक्ट्री में, तो आपका बाकायदा एक लीगल कागज़ बनेंगे, आपको छुट्टियां दी जाएंगी, मेडिकल फैसिलिटीज़ भी हो सकती हैं कई जगह, आपको जो भी है मतलब। लेकिन अब क्या है, उससे शिफ्ट हो गया इनफॉर्मलाइजेशन पे। ट्रेड यूनियंस लाइक INTUC, AITUC एंड CITU इमर्ज एज स्ट्रॉन्ग वॉइसेज ऑफ इंडस्ट्रियल वर्कर्स, ठीक है। तो वही इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस है, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस और सेंटर इंडिया ट्रेड यूनियन, ठीक है। तो ये सब बनी जिससे कि वही मजदूर लोग जो अपने हितों की रक्षा कर सकें। हड़ताल वगैरह बेसिकली पहले करते थे ये लोग काफ़ी, अब वो सब पहले की फिल्मों में आपने देखा भी होगा, 70s की अगर आप फिल्में देखें, 60s की, तो हड़ताल बहुत दिखाई जाती थी। अब वो नहीं होता इतना, क्योंकि वही है, फॉर्मलाइजेशन से अब इनफॉर्मलाइजेशन पे आ रहा है। इसका रीज़न भी एक बड़ा ये है कि देयर आर टू मैनी वर्कर्स अवेलेबल, क्योंकि इंडिया की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। Persistence of kinship and caste ties. Despite industrialization, Indian workers retained strong links with their rural homes, families and caste networks, ठीक है। तो despite industrialization and migration, मतलब industrialization हुआ है, तो अब ये थोड़ी है कि गांव में ही आपको काम मिल जाएगा, काम लेने के लिए आपको कहाँ शहर आना पड़ेगा, वहीं बड़ी फैक्ट्रीज होंगी। तो माइग्रेट लोग कर जाते थे, लेकिन फिर भी उनका क्या है, टाइज जो हैं, रिलेशनशिप्स जो हैं, वो गाँव से बंधे रहते थे, मतलब उनका आना जाना। आज भी देखिए आप, दिवाली पे बिहार जाने वाली या उत्तर प्रदेश जाने वाली ट्रेन हमेशा बुक फुल रहती हैं, मतलब ओवर क्राउडेड रहती है। क्यों? क्योंकि जो भी लेबरर्स वगैरह जो हैं माइग्रेट करके मुंबई में या कहीं बड़े शहरों में काम कर रहे हैं, दे वांट टू गो टू देयर होम टू सेलिब्रेट दिवाली, या जैसे बिहार में छठ पूजा मनाई जाती है। क्यों? क्योंकि आज भी उनके जो अपने घर से रिश्ते हैं वो जुड़े हुए हैं। हो सकता है उनके माँ बाप घर पे हों, किसी का बीवी या फैमिली घर पे हो, या इवन मतलब अपने समाज में जाने के लिए। ये नहीं कि मुंबई में वो मजदूरी करे तो मुंबई का हो गया।
Thus, unlike in the West, a full-fledged proletariat with independent class consciousness did not fully emerge. ठीक है, तो वही है कि वेस्ट की तरह, क्योंकि वहाँ पे कोई टाइज नहीं होती इस तरह के रिलेशनशिप्स, यहाँ पे है तो वो आदमी अपने आप को एज अ प्रोलेटेरिएट वो नहीं कर पाता आइडेंटिफाई, क्योंकि कोई बिहारी है, कोई उत्तर प्रदेश का है, तो सब में कॉमन क्लास फीलिंग नहीं आती, अपनी रीजनल फीलिंग ज़्यादा होती है. न्यू एलाइट्स, ट्रेडिशनल लैंडलॉर्ड्स एंड कैरिस्मेटिक एलाइट्स वर ग्रेजुअली रिप्लेस्ड बाय प्रोफेशनल एंड टेक्निकल इंजीनियर्स, मैनेजर, ब्यूरोक्रेट. तो पहले एलाइट का मतलब बड़े लोग कौन होते थे भाई? कोई बड़ा जमींदार है, या कैरिस्मेटिक एलाइट्स मतलब कोई लीडर है, जैसे कोई रिफॉर्मर आ गया, कोई जैसे कोई ज्योतिबा फूले हो गए, कोई राजा राम मोहन राय हो गए, इस तरह के लोग. अब ये कौन हो गए? प्रोफेशनल एंड टेक्निकल एनालिस्ट, जैसे इंजीनियर्स, मैनेजर्स, ब्यूरोक्रेट्स, उनकी ज़्यादा चलती है, या फिर इंडस्ट्रियलिस्ट भी मान सकते हैं. मॉरिस डो मॉरिस टू व्यूज़ ऑफ इंडस्ट्रियल लेबर, इन्होंने देखे दो व्यूज़ मिले इनको इंडस्ट्रियल लेबर में इंडिया में. क्या क्या है वो? टू कॉन्ट्राडिक्टरी व्यूज़ अबाउट इंडियन लेबर बिहेवियर, दोनों मतलब परस्पर विरोधी. पहला व्यू तो ये है कि लेबर शॉर्टेज है, एम्प्लॉयर्स हैड टू स्क्रैम्बल फॉर वर्कर्स एंड ऑफर कंसेशंस एज वर्कर्स फ्रीक्वेंटली रिटर्न टू देयर विलेजेस, देयर रूरल अटैचमेंट लिमिटेड स्टेबल इंडस्ट्रियल सप्लाई. मतलब कि सिटीज़ में लेबर कम है, क्योंकि लोग मतलब एक तो सिटी आने में हर आदमी थोड़ी अपना गांव छोड़ के शहर आना चाहेगा भाई, पैसा तो है लेकिन घर छोड़ना, इतना आ भी गया तो वो क्या फ्रीक्वेंटली अपने विलेज जाते रहते हैं भाई. कोई शादी है, कोई फंक्शन है, कोई त्यौहार है, या कोई घर में बीमार पड़ गया, तो उनका अटैचमेंट अपने गांव से ज़्यादा रहता है, इंडस्ट्रियल लेबर सप्लाई से कम रहता है, तो इसलिए शहरों में लेबर शॉर्टेज रहती है. वहीं लेबर सरप्लस रहती है विलेजेस में. विलेज हैड अबंडेंट लेबर, क्योंकि भाई विलेज में ही तो सारे लेबर हैं. अब थोड़े से चले गए शहरों में फिर भी, लेकिन विलेजेस में क्या है, बहुत ज़्यादा लेबर है, मतलब सरप्लस है, एक्स्ट्रा है. लीडिंग एम्प्लॉयर्स टू एक्सप्लॉइट वर्कर्स विद पुअर वेजेस एंड इनटॉलरेबल कंडीशन. इसलिए तो विलेज में अगर कोई आपको काम पे रखेगा तो बहुत ही कम पैसे देगा और बहुत ही खराब कंडीशंस में काम कराएगा. येट वर्कर्स ऑफन रिटेटेड बैक टू विलेजेस व्हेन कंडीशंस बिकेम अनबियरेबल. ठीक है, लेकिन फिर भी लोग मतलब अपने गांव वापस ही चले जाते हैं. तो ये दो परस्पर विरोधी मतलब मॉरिस डू मॉरिस ने मतलब वो दिए हैं. तो इनका क्या, जैसे नाम याद रख लिया, दो चीज़ रख ली, तो इसको लिख देंगे जहाँ भी जिस तरह का कोई क्वेश्चन आए तो थोड़ा नंबर बढ़ जाते हैं. वही है ना कि बार बार जैसे वही मैंने बोला हमेशा कि सोशोलॉजी इज ऑल अबाउट सोशोलॉजिस्ट, या फिर इसमें आप थिंकर्स भी बोल सकते हैं. एंड थिंकर्स मतलब एक ही बात हो गई. तो इसमें वही हमें क्या करना होता है, नाम और काम. तो जैसे नाम तो यहाँ पे हो गया मॉरिस डे मॉरिस, और काम क्या हो गया, ये इन्होंने ये दो बताए कॉन्ट्राडिक्टरी व्यूज अबाउट इंडियन लेबर बिहेवियर. कॉमन थ्रेड क्या है इनमें? इन बोथ व्यूज द परसिस्टेंस ऑफ रूरल टाइज वाज सेंट्रल. वर्कर्स वर नॉट फुल्ली डिटैच फ्रॉम एग्रीकल्चर लीडिंग टू एब्सेंटिज्म, हाई लेबर टर्नओवर, वीक ट्रेड यूनियन ग्रोथ एंड लिमिटेड प्रोलेटराइजेशन. तो वही है कि दोनों में क्या एक चीज़ कॉमन है कि वर्कर्स वर नॉट फुल्ली डिटैच फ्रॉम एग्रीकल्चर, मतलब अपने गाँव से उनका जो जुड़ाव है वो कभी ख़त्म नहीं हुआ, चाहे वो कितना ही उन्होंने माइग्रेशन कर लिया हो. तो लीडिंग टू एब्सेंटिज्म मतलब कि जैसे कोई भाई शहर में किसी फैक्ट्री में काम कर रहा है, अचानक से उसका कोई गांव से टेलीग्राम आया भाई बहन की तबीयत ख़राब है, तो वो चला गया छोड़ के. भाई बहन ज़्यादा ज़रूरी है कि ये नौकरी ज़्यादा ज़रूरी है? तो बस वही है ना कि इसलिए उनका जुड़ाव हमेशा गांव से ज़्यादा रहा. हाई लेबर टर्नओवर, वीक ट्रेड यूनियन ग्रोथ एंड लिमिटेड प्रोलेटाइजेशन. लिमिटेड प्रोलेटाइजेशन मतलब कि वही जो मार्क्स द्वारा बनाई गई दो क्लासेस थी ना, बर्जुआ एंड प्रोलेटेरिएट, तो लिमिटेड हुआ क्योंकि क्लास कॉन्शियसनेस उतनी बनी नहीं लोगों के अंदर. लोग अपने आप को स्टिल आइडेंटिफाइड बाय देयर रीजनल आइडेंटिटीज़, जैसे कि मैं बिहारी हूँ, या मैं लखनऊ का, उत्तर प्रदेश का हूँ, या मैं राजस्थान का हूँ. वो आइडेंटिटी ज़्यादा भारी है या ज़्यादा सिग्निफिकेंट है लोगों के लिए, रेदर देन टू विच क्लास दे बिलोंग. एग्जाम्पल, जूट मिल वर्कर्स इन बंगाल और टेक्सटाइल वर्कर्स इन मुंबई ऑफन माइग्रेटेड सीजनली, मेंटेनिंग क्लोज टाइड विद देयर विलेजेस. तो माइग्रेटेड सीजनली मतलब मान लीजिए कई बार ऐसा होता है ना कि फसल कटने का टाइम है तो फिर गाँव आ गए, जब फसल बो दी, सब कुछ कर दिया कुछ करने के लिए एग्रीकल्चर में, तो 2-3 महीने के लिए शहर चले गए, वहाँ पर मजदूरी कर ली, इस तरह का जीवन. स्पेसिफिक फीचर्स ऑफ द इंडियन इंडस्ट्रियल वर्किंग क्लास. तो इंडियन इंडस्ट्रियल वर्किंग क्लास के क्या फीचर्स हैं? लिमिटेड एम्प्लॉयमेंट ऑफ वुमेन एंड चिल्ड्रन. तो वो तो है ही कि भाई ओनली 20-25% ऑफ लेबर फोर्स वर वुमेन एंड 5% चिल्ड्रन. तो ये तो एक अच्छी बात है भाई, बच्चों को तो कहाँ जाना चाहिए, स्कूल जाना चाहिए. लेकिन हाँ कि है कि महिलाओं का पार्टिसिपेशन थोड़ा होना चाहिए, क्योंकि हमें क्या है, इक्वलिटी लानी है. लॉज रिस्ट्रिक्टेड चाइल्ड लेबर बिलो 14 ईयर्स एंड वुमेन्स नाइट शिफ्ट. ठीक है, तो ये अच्छी बात है कि 14 साल के बच्चों को मतलब लेबर नहीं कराई जाए. दूसरा फिर राइट टू एजुकेशन भी अब आ गया है.
इन टेक्सटाइल मिल्स ऑफ अहमदाबाद एंड बॉम्बे वुमेन वर प्रेजेंट बट इन मच स्मॉलर नंबर्स कंपेयर टू मैन। दूसरा है कास्ट डायमेंशन, इंडस्ट्रीज थियोरेटिकली कास्ट ब्लाइंड सिंस नो सिंगल कास्ट कैन सप्लाई एनफ लेबर। तो भैया इंडस्ट्री क्या है, कास्ट ब्लाइंड है, मतलब कि इंडस्ट्री को जैसे फैक्ट्री है कोई, यहाँ पे मान लीजिए 700 मजदूरों की ज़रूरत है, तो अब इंडस्ट्री के मालिक कभी ये नहीं कहेंगे कि यार हमें तो अपर कास्ट के चाहिए या लोअर कास्ट के चाहिए। उन्हें क्या मतलब, उन्हें तो लेबर चाहिए वो किसी कास्ट की हो। तो थियोरेटिकल इंडस्ट्री कैसे, कास्ट ब्लाइंड। लेकिन ग्राउंड रियलिटी क्या है, येट डिस्क्रिमिनेशन परसिस्टेड, मैनी वर्कर्स रेजिस्टेड एम्प्लॉयमेंट दलित एंड रिचेबल्स इन सर्टेन सेक्टर्स। तो भैया भारत है तो कास्ट तो होगी ही होगी। तो अब मालिक ना कहें, लेकिन जैसे ये 700 में से मान लीजिए 500 मजदूर कहाँ से अपर कास्ट से आए या मिडिल कास्ट से आ रहे हैं, तो ये कहेंगे कि भाई अब 200 बचे हैं, तो कहेंगे ये 200 अगर मान लीजिए मालिक अनटचेबल्स या दलित को ले ले, तो फिर ये कह देंगे हम काम नहीं करेंगे इन लोगों के साथ, क्योंकि फिर वो क्या है, कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन है। तो ग्राउंड रियलिटी अलग है। लैंडलेस लेबर फोर्स, मोस्ट इंटरनेशनल वर्कर दोज विद लिटिल और नो लैंड इन विलेजेस, फॉर देम इंडस्ट्री वाज नॉट अ सप्लीमेंट बस नेसेसिटी। तो मेजरली जो मजदूर होते थे फैक्ट्रियों में या इंडस्ट्रीज़ में, वो कौन होते थे, देवर लैंडलेस लेबर्स। लैंडलेस क्योंकि भाई खुद की ज़मीन नहीं है, जब भी तो आदमी मजदूरी करेगा, वरना तो उस पर खेती कर ले। और ये ज़्यादातर कौन होते थे, ये होते थे लोअर कास्ट पीपल, ठीक है। ज़्यादातर, ऐसा नहीं क्या सारे लोअर, अपर कास्ट के पास भी हो सकता है कोई ऐसे सर्कमस्टेंस में ज़मीन ना हो, लेकिन मेजॉरिटी देवर लोअर कास्ट एंड दलित्स। जोग्राफिकल डाइवर्सिटी, वर्कर्स वर रिक्रूटेड नॉट जस्ट लोकली बट फ्रॉम डिस्टेंस डिस्ट्रिक्ट एंड स्टेट्स। तो ऐसे कोई मतलब रिस्ट्रिक्शंस नहीं थे कि हम यहीं से लेंगे, जो भी आए उसको ले लेंगे, क्योंकि भाई मालिक को क्या मतलब, भाई मालिक को 700 मजदूर चाहिए, वो कहीं से ही आए, झुमरी तलैया से आए, उन्हें क्या फ़र्क पड़ रहा है, उन्हें तो मजदूरी करानी है, ठीक है। तो इसलिए मान लीजिए मुंबई में कोई फैक्ट्री लगाई आपने, आप पैसे वाले हैं मान लीजिए, हैं, तो अब 700 लोग आए, तो हो सकता है कोई 100 लोग बिहार के किसी गांव से आ गए, 100 लोग उत्तर प्रदेश के किसी गांव से आ गए, 100 लोग राजस्थान के किसी गांव से आ गए। तो क्या है, जोग्राफिकल डाइवर्सिटी है। एग्जाम्पल, टी प्लांटेशंस इन असम ड्रू लेबर्स फ्रॉम झारखंड, बिहार एंड ओडिशा। टेक्सटाइल मिल्स इन मुंबई अट्रैक्टेड माइग्रेंट्स फ्रॉम रत्नागिरी, सतारा एंड लेटर यूपी बिहार बेल्ट। तो रत्नागिरी एंड सतारा तो महाराष्ट्र में ही है, लेकिन फिर यूपी बिहार बेल्ट से इवन राजस्थान से भी लोग जाने लगे। एस्टिमेटेड, मतलब ये थोड़ा एक आंकड़ा सा दिया है, 25% लोकल, 10% विद इन 100 किलोमीटर्स, 50 फ्रॉम 7, ठीक है। तो अब एक एग्जांपल है, इसको मतलब वो दिल से मत लगा लेना कि ऐसा ही होता है, ये कोई स्ट्रिक्ट रूल है। नो बैरियर्स फ्रॉम रूरल सोशल स्ट्रक्चर, द जॉइंट फैमिली और कास्ट सिस्टम डिड नॉट प्रिवेंट रूरल टू अर्बन माइग्रेशन, ठीक है। अब एक तो जॉइंट फैमिली थी, दूसरा कास्ट सिस्टम था, तो इसने प्रिवेंट नहीं किया, इसने लोगों को रोका नहीं, किससे, रूरल टू अर्बन माइग्रेशन, शहर जाने से। क्यों, क्योंकि भाई गरीबी भी एक चीज़ होती है और सबको पैसा चाहिए, क्या करें, तो जाना ही पड़ेगा। इंडस्ट्रियल डिमांड्स वर एबल टू पुल वर्कर्स इनटू सिटीज डिस्पाइट ट्रेडिशनल टाइज। इंडस्ट्रियल डिमांड क्यों, भाई वहाँ मजदूरों की ज़रूरत है, तो मजदूर वहाँ जाएंगे, मजदूरी करेंगे तो क्या मिलेगा, पैसा मिलेगा। तो गाँव में तो इतना पैसा है नहीं। दूसरा, गाँव में क्या होता है, डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट होता है। उसमें क्या होता है, जैसे मान लीजिए आपकी 10 बीघा ज़मीन है, उसको मतलब 10 लोग उस पर काम मतलब खेती कर सकते हैं, लेकिन आपके परिवार में 20 लोग हैं, तो वो 20 ही उस पर लगे हुए हैं, तो 10 बेसिकली एक्स्ट्रा वो कर रहे हैं, तो वो बेटर है वो 10 जाके शहर में मजदूरी कर लें, तो एक्स्ट्रा पैसा बन जाएगा। ऑर्गेनाइज वर्सेज अनऑर्गेनाइज सेक्टर डिवाइड, ठीक है। तो इंडिया में तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, क्या चीज़, अनऑर्गेनाइज सेक्टर, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ जो हमारे वर्क फोर्स है वो किस सेक्टर में है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर में। बहुत ही कम लोग हैं, बहुत ही लकी लोग हैं जो ऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करते हैं। लकी इसलिए क्योंकि अनऑर्गेनाइज सेक्टर में जो वर्किंग कंडीशन है बहुत ही ख़राब है। डिवीजन ऑफ वर्किंग क्लास, होमस्टोन एंड जोशी noted that the Indian working class is not homogeneous. The main divide is between organized and unorganized. ठीक है, तो homogeneous मतलब सारे एक जैसे नहीं है, heterogeneous हैं। और मेन डिवाइड क्या है, दो में, एक तो ऑर्गेनाइज्ड फॉर्मल एंड प्रोटेक्टेड, दूसरा है अनऑर्गेनाइज्ड इनफॉर्मल एंड कैजुअल और कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स। ठीक है, तो ऑर्गेनाइज वही है कि जैसे मैं लिखा पढ़ी हो, जैसे मान लीजिए आप किसी आईटी कंपनी में काम करते हैं, तो आपका पूरा जैसे एक वो बनेगा ना, एम्प्लॉयमेंट रेटल मिलेगा आपको, और आपको इतनी से छुट्टियाँ, इतनी सैलरी, ये सब हर चीज़ एक फॉर्मल है, प्रोटेक्टेड है, आपको छुट्टियाँ मिलेंगी, हेल्थ इंश्योरेंस मिलेगी। एक मान लीजिए कोई कार का गैराज है, उसमें आप हेल्पर बन गए, तो अब आपको कोई मतलब लेटर ऑफ ज्वाइनिंग थोड़ी देगा गैराज में, वो तो भाई कल से आ जाना, महीने के 5,000 रुपये दे दूंगा तेरे को, बस ये। तो ये क्या हो गया, इनफॉर्मल हो गया, कैजुअल हो गया। और ज़्यादातर क्या होता है, ओरल होता है, रिटर्न कोई इसमें वो नहीं होता। वेजेस, लार्ज इंडस्ट्रीज पे हायर वेजेस ड्यू टू स्केल यूनाइजेशन एंड बार्गेनिंग पावर, वाइल स्मॉल यूनिट्स प्ले मच लेस। ठीक है, तो वही सही बात है, लार्ज इंडस्ट्रीज में ज़्यादा मिलेगा पैसा, स्मॉल यूनिट्स में कम मिलेगा। वर्किंग कंडीशंस, ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर प्रोवाइड्स बेटर सेफ्टी, शॉर्टर आवर्स, कैंटीन्स एंड क्रेचेस। ठीक है, तो ऑर्गेनाइज सेक्टर में सारी आपको सुविधाएं मिल जाती हैं, जैसे कि सेफ्टी होती है, कोई भी मतलब हर चीज़ में, कोई फैक्ट्री वगैरह में हादसा ना हो जाए, एक्सीडेंट ना हो जाए, काम करने के मानवीय घंटे होते हैं, मतलब ऐसा नहीं कि 24 में से 20 घंटे काम करवा रहे हैं।
कैंटीन्स खाने वाने का होता है, क्रेचेज़ मतलब जहाँ बच्चे, आप अगर छोटे बच्चे हैं तो वो तो उनको वहाँ पे छोड़ दीजिए, वहाँ पे लोग होते हैं टेक केयर करने के लिए। वाइल अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर फेसेस लॉन्ग आवर्स, पुअर वेंटिलेशन एंड हाई रिस्क। जॉब सिक्योरिटी, परमानेंट वर्कर्स इन ऑर्गेनाइज सेक्टर एंजॉय पेंशन, प्रमोशन एंड ट्रेनिंग। ठीक है, तो जॉब सिक्योरिटी ज़्यादा कहाँ होती है? ऑब्वियसली हर चीज़ देखिए ऑर्गेनाइज सेक्टर में बेटर है और हर चीज़ अनऑर्गेनाइज सेक्टर में खराब है। Unlike contract casual workers who face constant job insecurity and avoid union activity, career mobility, organized workers have a structured promotions and skill development। ठीक है, तो ऑर्गेनाइजेशन में वही मैंने देखा ना, ऑर्गेनाइज सेक्टर में हर चीज़ इम्प्रूव बेटर है, तो वहाँ पे आपके प्रमोशंस होते हैं, स्किल डेवलपमेंट के लिए कंपनी कुछ ना कुछ करवाती रहती है। अब मान लीजिए आप वो गैराज में काम हेल्पर बने थे, तो गैराज के मालिक को कोई इंटरेस्ट है कि आपका स्किल डेवलपमेंट करे? वो तो आपके ऊपर है, आप सीख गए देखते देखते काम, और आप भी एक दिन हेल्पर की जगह खुद वो बन गए मैकेनिक, वो आपकी वो पे है, लेकिन जो वो मतलब मालिक है वो कुछ नहीं करेगा। Social life, organized workers experience solidarity, mutual aid, and better living standards, whereas unorganized workers live precariously, often in slums with limited social support। ठीक है, तो वही है कि ऑर्गेनाइज में क्या, सेक्टर में क्या है, सॉलिडारिटी है, आपस में लोग एक साथ जुड़ाव महसूस करते हैं, एक दूसरे का बेटर लिविंग स्टैंडर्ड्स होते हैं, तो वही सब अच्छी अच्छी चीज़ें सारी कहाँ हैं? ऑर्गेनाइज सेक्टर में है, पॉजिटिव हैं ज़्यादातर चीज़ें, और इन अनऑर्गेनाइज में ज़्यादातर नेगेटिव हैं। चैलेंजेस एंड कॉन्ट्राडिक्शंस क्या हैं? इंडस्ट्रियल लेवल वल्नरेबिलिटी। वल्नरेबिलिटी मतलब कि क्या बोलते हैं, जैसे वल्नरेबल होना मतलब कि बड़ा ही कमज़ोर होना, जिसको ज़्यादा नुकसान पहुंचने की संभावना ज़्यादा है। क्लोजर ऑफ मुंबई टेक्सटाइल मिल्स इन द 1980s डिस्प्लेड थाउजेंड्स शोविंग इनसिक्योरिटी ऑफ इंडस्ट्रियल वर्कर्स डिस्पाइट अर्लियर माइग्रेशन। ठीक है, तो वो इस तरह का तो एक एग्जाम्पल है, बेसिकली कहना है मतलब वही है कि डिस्प्लेसमेंट वगैरह रहता है, कोई मिल बंद हो गई है ना, कोई इस तरह का कुछ हो गया। जैसे इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है कोविड था, इसमें इतना माइग्रेशन क्यों हुआ? लोग, इतना बीमारी फैल रही थी, फिर भी लोग पैदल चल के अपने गांव जा रहे थे, क्योंकि काम धंधे बंद हो गए थे। करें क्या? क्योंकि ज़्यादातर जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में लेबरर्स होते हैं वो क्या होते हैं? हैंड टू माउथ। हैंड टू माउथ का मतलब वही होता है कि आज कमाया आज खाया। तो अगर एक महीने का भी उनके पास एक्स्ट्रा सेविंग नहीं होती है, तो अगर कोरोना वगैरह जैसी कोई बीमारी आ गई, तो दे हैव टू मूव बैक टू देयर विलेज, अदरवाइज दे कांट सर्वाइव इन सिटीज़। Plantation of labor, Assam tea plantations recruited workers from Jharkhand who remain distinct subclass trapped in semi bonded conditions। ठीक है, तो इस तरह के भी होते हैं कि मतलब काम करने के लिए लोग कहाँ गए? झारखंड छत्तीसगढ़ से आसाम गए, लेकिन वहाँ के लोगों ने उनको अपनाया नहीं, तो उनकी आने वाली जनरेशन्स भी क्या रही? दे रिमेंड सेमी बॉन्डेड कंडीशंस में, सब क्लास, मतलब उनको थोड़ा नीचे उससे देखा गया। न्यू वाइट कॉलर वर्कफोर्स, द आईटी सेक्टर क्रिएटेड ग्लोबलाइज प्रोफेशनल वर्कफोर्स डिस्टिंक्ट फ्रॉम ट्रेडिशनल ब्लू कॉलर। ठीक है, तो आईटी क्या है? वाइट मतलब वाइट कॉलर है, और ट्रेडिशनल ब्लू कॉलर होता है बेसिकली फैक्ट्री के जो मजदूर वगैरह होते हैं। गिग इकोनॉमी वर्कर्स इन प्लेटफॉर्म्स लाइक जोमेटो, स्विगी एंड ओला फॉर्म अ प्रिक्योरियस न्यू अर्बन वर्कफोर्स विदाउट सिक्योरिटी और वेलफेयर अवेयरनेस। ठीक है, तो एक नई चीज़ निकल के आई है गिग इकोनॉमी। तो इसमें क्या होता है? ये अनऑर्गेनाइज सेक्टर का भी एक मतलब नया वर्जन है, जिसमें कुछ भी नहीं होता है। जिस दिन अपना मोबाइल खोल के अपना लॉगिन कर लिया, उसमें आपने सर्विस दे दी, जिस दिन मन किया नहीं दी, तो इसलिए कुछ नहीं होता इसमें, तो बिल्कुल ही सब मतलब ये अल्ट्रा अनऑर्गेनाइज सेक्टर है। यूनाइजेशन चैलेंजेस, वर्कर मोबिलाइजेशन हिंडर्ड बाय डिवीजन ऑफ कास्ट, जेंडर, रीजन एंड वीकनिंग कलेक्टिव बार्गेनिंग। तो वर्कर मोबिलाइजेशन जो है ये क्या है? किस चीज़ों से रुक जाती है? कास्ट हो गया, जेंडर हो गया, रीजन के बेसिस पे, तो आपस में लोग क्या है, बढ़ जाते हैं, साथ नहीं खड़े होते, तो फिर क्या है? विरोध प्रदर्शन नहीं कर पाते मालिकों के सामने कि हमारी मांगे पूरी करो, आपस में ही डिवीजन ज़्यादा हो जाता है। अर्बन हार्डशिप, इंडस्ट्रियल एवं फॉर्म वगैरह, फिर वही बात है, रहने की कंडीशंस काफ़ी ख़राब होती हैं, स्लम में रह रहे हैं, पॉल्यूशन है, ये सब। फ्यूचर थ्रेट्स क्या हैं? ड्यूअलिज्म ऑफ ऑर्गेनाइज लेबर डिपेंड्स इक्वलिटी वाइल ऑटोमेशन एंड एआई पोजेज रिस्क। ठीक है, वो एआई वगैरह आ रहा है, तो उससे क्या है ना, आईटी सेक्टर की जो वाइट कॉलर जॉब्स हैं इनको नुकसान हो रहा है, उससे होने की संभावना है। बहुत तरह की जॉब्स हैं, ग्राफिक डिज़ाइनिंग वगैरह, वो देखिए हमेशा ही होता है। जैसे कंप्यूटर्स आए थे 2000 में, तो वो लोग बोल रहे थे भाई ये कंप्यूटर से भी जॉब चली जाएगी, लेकिन क्या है ना, ये सब चीज़ें, नई टेक्नोलॉजी आती है। इवन जैसे जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आई थी, तो यूरोप में इसका काफ़ी विरोध हुआ था, क्योंकि जो काम हाथ से हो सकता था वो मशीनें करने लग गई थी बड़ी बड़ी, तो लोगों को लगा ये इम्प्लीमेंट चला है। लेकिन क्या ना, ये टेक्नोलॉजिकल बदलाव आते हैं और आएंगे ही, इनका विरोध करने से कोई फ़ायदा नहीं है, बेटर है कि यू शुड अडेप्ट योर सेल्फ। तो कंक्लूजन में क्या कह सकते हैं? हिस्टोरिकल स्पेसिफिसिटी, इंडिया से इंडस्ट्रियल क्लास स्ट्रक्चर इज नॉट अ वेस्टर्न रेप्लिका बट अ यूनिक फॉर्मेशन शेड बाय कोलोनिज्म, कास्ट एंड स्टेट पॉलिसी। ठीक है, तो अब इंडिया का क्लास स्ट्रक्चर जो है, इंडस्ट्रियल क्लास स्ट्रक्चर, वो क्या है ना, वो वेस्टर्न जो क्लास स्ट्रक्चर है, जैसे यूरोप और अमेरिका में देखें हम, उसकी कोई कॉपी नहीं है कि जैसा वहाँ पे वैसा यहाँ पे। क्यों? इंडिया एक बहुत ही यूनिक जगह है, यहाँ पे बहुत अजीब अजीब चीज़ें होती है, जैसे कि कास्ट। तो खाली यहाँ पे क्लास से काम नहीं चलेगा, क्लास हो गई आपकी, फिर आपकी कास्ट हो गई,
फिर आप मतलब स्टेट पॉलिसी क्या है, फिर आपका रीजन कहाँ से आते हैं, बहुत चीज़ों से मिलके आप क्लास डिफाइन होती है। तो इसलिए वेस्टर्न रेप्लिका नहीं बोल सकते हम इंडियन क्लास स्ट्रक्चर को या इंडस्ट्रियल क्लास स्ट्रक्चर को। Scholarly critics from AR Desai's critique of colonial capital, Bhumik of on PSU Vardhan, Rudra on globalization, scholars highlight uneven segmented nature of industrial classes। ठीक है, तो इंडस्ट्रियल क्लासेस कैसी है, अनइवन एंड सेगमेंटेड, मतलब बटी हुई हैं, अनइवन है। कोई एक क्लास ऐसी नहीं कि हम डिफाइन कर दें यार ये होती है, कहीं ये है, कहीं ऊपर है, कहीं नीचे है, और ज़्यादातर क्या है, बटी हुई हैं, कभी कहीं कास्ट के बेसिस पे, कहीं रीजन के बेसिस पे, कहीं क्लास के बेसिस पे। पोस्ट लिबरलाइजेशन चेंजेस आफ्टर 1991, कंटिन्यूटीज लाइक कास्ट बेस्ड स्ट्रेटिफिकेशन एंड लेबर एक्सप्लॉयटेशन को एग्जिस्ट। ठीक है, तो कास्ट बेस्ड स्ट्रेटिफिकेशन या डिस्क्रिमिनेशन चल रहा है अभी भी, और लेबर एक्सप्लॉयटेशन होता है आज भी, लेकिन नई चीज़ें आ गई हैं, न्यू डाइवर्सिटीज सच एज IT मिडिल क्लास एंड स्टार्टअप एंटरप्रेन्योर्स, ग्लोबल लोकल इंटरेक्शन। ठीक है, तो वही वर्ल्ड क्या बन गया, ग्लोबलाइजेशन की वजह से वर्ल्ड एक बन गया ग्लोबल विलेज। तो इंडस्ट्रियल क्लास इन इंडिया शोज हाउ ग्लोबल कैपिटलिज्म इंटरेक्ट्स विद लोकल सोशल स्ट्रक्चर्स, प्रोड्यूसिंग अ स्ट्रेटिफाइड एंड डायनेमिक सोसाइटी। ड्यूअलिज्म है, द डिवाइड परसिस्ट बिटवीन अ प्रिविलेज्ड ऑर्गेनाइज सेक्टर एंड वास्ट अनऑर्गेनाइज सेक्टर। ठीक है, तो ड्यूअलिज्म क्या है, अनऑर्गेनाइज्ड वर्सेज ऑर्गेनाइज्ड। तो ऑर्गेनाइज में हर चीज़ पॉजिटिव है, अच्छी है, अनऑर्गेनाइज में हर चीज़ नेगेटिव है, खराब है। Class interactions is intersections. Caste and kinship ties intersect with class, preventing the emergence of pure proletarian identity, leading instead of hybrid identities। वही मैंने देखा ना कि एक खाली मतलब जैसे क्लास किस बेसिस पे होती है, क्लास सिर्फ पैसे के बेसिस पे होती है। आपका ज़्यादा पैसा तो अपर क्लास है, बीच का पैसा तो मिडिल क्लास, और कम पैसा तो लोअर क्लास। ये वेस्टर्न कंसेप्ट है, इंडिया में ये नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि यहाँ पे दूसरी चीज़ भी होती है, कास्ट। तो यहाँ पे क्लास प्लस कास्ट से मिलके ही बात बनती है। मतलब जैसे आपका विलेजर हो गया जैसे, तो इसमें आपका कई बार रीजन के भी आ जाएगा। मान लीजिए अब कहीं पे ऐसा सेंटीमेंट है यार, बिहारी को तो हम पसंद नहीं करते, तो बिहारी होने की वजह से आप नीचे आ जाएंगे। तो इंडिया में बहुत तरह के डिस्क्रिमिनेशन और मतलब बहुत कॉम्प्लेक्स चीज़ है इंडिया। फ्रेगमेंटेड वर्किंग क्लास, इंडियन इंडस्ट्रियल लेबर रिमेन्स फ्रेगमेंटेड एंड स्ट्रेटिफाइड। तो इंडिया जो वही जैसे हमने देखा था कि यहाँ पे देखा था ना कि अनइवन और सेगमेंटेड है, तो वही फ्रेगमेंटेड भी वही चीज़ होती है, और स्ट्रेटिफाइड मतलब स्टेटस में बटी हुई है, शेप्ड बाय इंडस्ट्रियल एंड ट्रेडिशनल स्ट्रक्चर रिक्वायरिंग अक्रॉस कास्ट, क्लास, कास्ट, रीजन, जेंडर एंड सेक्टोरियल डिविजन्स। मेनली तो तीन वही हो गया। जेंडर को देखिए, फीमेल्स को तो कोई अलाउ ही नहीं करता, तो फीमेल की तो बात ही क्या करें। तो वही क्लास हो गया आपका, प्लस कास्ट, प्लस आप किस रीजन से आते हैं, इन तीनों से मिलकर एक तरह से आपकी इंडस्ट्रियल जो क्लास है उसका एक आइडेंटिटी बनती है। ठीक है, तो इस वीडियो में फिर हमने देखा हमारी इंडस्ट्रियल क्लास कैसी है इंडिया में। बेसिकली तो लेबर क्लास की ही ज़्यादा बात हुई है इसमें। हमारा प्री ब्रिटिश में कैसा था, और ब्रिटिशर्स के आने की वजह से इंडिया में इंडस्ट्रियलाइजेशन आया और इंडस्ट्रियल क्लास बनी। तो इसमें ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म का अच्छा खासा हाथ है। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स।